हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें, जहां हम बात करते हैं औरतों के जीवन से जुड़े हर छोटे बड़े मुद्दे पर। और अच्छी बात यह है कि उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो यहाँ पर मिलते हैं उससे लाइफ और सोचने का तरीका सॉर्टेड हो रहा है। आज एपिसोड 222 होने वाला है, 221 के जवाब। इसमें जितने लोगों ने 221वें एपिसोड में कमेंट किया होगा उनके मैं कमेंट सब पढ़ूंगी एंड देन उनके जवाब दूंगी। तो चलो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं, आओ बहन बातें करें। जी, तो पहला क्वेश्चन है, जब से बारिश स्टार्ट हुई है तब से हर रोज हमारे घर में एक सांप आता है। एक मारते हो तो दूसरा आ जाता है। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अब तक 8 मार दिए हैं। घर तालाब के पास में है। बहुत ज्यादा डर लग रहा है मेरे बच्चों के लिए। घर के पास में खाली जगह भी है, चारों तरफ साफ सफाई करने के बाद भी पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। देखो ये सच में डरावना है। और ऊपर से छोटे बच्चे का सांप के लिए क्या छोटा क्या बड़ा। इसका तो आपको या तो यही है कि बारिश के मौसम में एटलीस्ट अगर आप इस टाइम यहाँ पे ना रहें, कुछ ऐसी संभावना अगर हो सकती है तो वो कर लो। क्योंकि देखो तालाब हो सकता है उसके अंदर भी हो, और जो आसपास खाली जमीन है वहां पर उनके बिल होंगे। अगर पिछले दिनों में इतने सारे मार दिए, इसका मतलब एक दो है ही नहीं, वहां पर पूरा गढ़ है उनका। तो ऐसी कंडीशन में उन्हें कैसे भगाएं, इसकी वजह ये होता है कि हम वहां से चले जाएं, है ना। तो ये बारहमासी का इतना नहीं होएगा, बारिश के मौसम में ज्यादा ही होती हैं चीजें। तो मेरी सलाह तो यही है भैया, अपने बच्चों की और अपनी जान से बढ़ के कुछ नहीं है। इतने 2-3 महीने बारिश के हैं, कम से कम इतने के लिए कहीं और रहने का इंतजाम देख लो। नेक्स्ट, अब ये आया है वही जो दिल्ली में चल रहा है, पर वो स्टूडेंट नहीं है। वो लोग गाली गलौज भी करते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। क्या नीट हुआ नहीं है, क्या कांग्रेस की सरकार एंड नहीं हुआ। देखो यही बात है जो अब बार बार मेरे को ना लिव लाइफ इजी पे भी कह रहे हैं कि बहनों की प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन इस पे आपको रील बनानी चाहिए। अब अगर बात वो हो कि जो भी ट्रेंड कर रहा है, कंटेंट क्रिएटर है, हम उसी पे बना दिया। जो भी कुछ हमें बोलना, चाहे ऑथेंटिक है नहीं है, हमारी थिंकिंग वैसी है नहीं है, हमें कुछ अते पते हैं उस बारे में या नहीं है, मैं तो यहाँ तक भी कहूंगी। लेकिन देखा भाई एक टॉपिक ट्रेंड कर रहा है, चलो जी हम भी इस पे वीडियो बना देते हैं, है ना। एक तो ये होती है, अगर मैं ये सोच के बनाती तो शायद अब से पहले कई बार बना चुकी होती। लेकिन बार बार जब यहाँ पे कह रहे हैं ना, तो एक्चुअली मैं खुद ना कंफ्यूज हूँ। जितना भी मेरे को इसके बारे में पता चल रहा है, एक दो खेमों में बट गए हैं लोग। एक तरफ स्टूडेंट्स पे बर्बरता हो रही है एंड ये ऑल दैट। ये है मुद्दा बिल्कुल सही है, सेंसिटिव। पिछली बार भी बात हुई थी कि हाँ पारदर्शी परीक्षाएं होनी चाहिए। बच्चे के कई साल, उसके इमोशंस, उसकी मेहनत, सब कुछ दांव पे लग जाता है। एक ये कि जी पेपर लीक हो गया, है ना, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, छोटा पेपर नहीं है वो। पॉइंट बिल्कुल ठीक है जिसके ऊपर ये शुरू हुआ, लेकिन अब ये जैसा चल रहा है ना, बहुत सारी चीजें विरोधाभासी हो रही हैं आपस में। तो मैं सही बताऊं ना, मेरे को इतनी राजनीति या इन सब चीजों की ना मेरे को नहीं है समझ। मैं रियल लाइफ में भी जो पॉलिटिक्स चलता है ना उसको बहुत देर में समझ पाई हूँ। और अभी भी मैं कहूँ कि मैं देखते ही एकदम जी एक्सरे निकाल लूंगी कहाँ पॉलिटिक्स चल रहा है, नहीं, मेरे को अभी भी सीधी सीधी ही बातें समझ में आती हैं। तो वहां पर ना मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि एक्चुअल में है क्या। इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं क्या ही बोलूँ इस पे। नहीं, मुझे ये आइडिया लग रहा कि ऐसा मैं जो मुझे समझ में आ रहा है, जितना मेरी बुद्धि है मैं उसके हिसाब से अगर बोलूँ, यहाँ पर ना मुद्दा ठीक था। कुछ लोग जेन्युइन आए, लेकिन उसके बाद फिर उसको बढ़ाने के लिए जब दिखता है ना कि कोई इशू बन रहा है, तो राजनीति के हिसाब से भी उसमें थोड़ा सा तड़का लगा है। प्योर अब कुछ नहीं बचा है। तो वहां पे कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है। तो जो भी बर्बरता हो रही है दोनों साइड से, कि उधर पुलिस वालों पे हो रही है, इधर स्टूडेंट्स पे हो रही है, मुझे लगता है हर जगह ना नॉर्मल इंसान पिट रहा है। और जो चालाक है या जो इसके पीछे कुछ अलग कुटिल बुद्धि लगा रहे हैं ना, वो लोग बच रहे हैं। मतलब कुछ और ही बनता चला जा रहा है। ये शुरू कहाँ से हुआ था और खत्म कहाँ, तो आप जज नहीं कर सकते कि कहाँ कौन गलत हो रहा है इस टाइम पे। लेकिन पिछली बार तक जो मेरा यहाँ वीडियो था वो यही था कि भैया सुनवाई तो है नहीं किसी की। खूब अनशन हो लिए पिछले 10 सालों में अलग अलग मुद्दों पे। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ मेरठ में सेंट्रल मार्केट का हो गया, औरतें धूप में बैठी रही हैं अनशन पे, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो है ये चीज तो कि भैया सुनवाई तो नहीं है। अब बारी स्टूडेंट्स की आ गई, इस बार कोई पक्ष छूट नहीं रहा जिनके साथ कुछ इस तरीके की हरकत नहीं हो रही कि उन्हें अनशन पर बैठना पड़े।
नेक्स्ट, आपका ऐसा चैनल है जिस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं दिखी, नहीं तो लोग एक दूसरे के खिलाफ वीडियो डालते रहते हैं और हमारा भी टाइम खराब होता है, एक बार उसकी सुनो एक बार इसकी सुनो। जी, ये मुझे भी लगता है कि मतलब सही में कमेंट सेक्शन भी देखो ना तो 100 150 में कोई एक आध निकल ही आया कभी भरा हुआ, वो अलग चीज है। लेकिन मुझे यही सुकून लगता है कि भले 1 लाख की है, छोटी सी फैमिली है, मेरे तीव्र गति से बढ़ नहीं रहे सब्सक्राइबर या कुछ और है, लेकिन जितनी भी एक छोटी सी फैमिली है और सब अपना ठीक ठाक है, ना हम पे कोई उंगली उठा रहा ना हम किसी पे उंगली उठा रहे, सही है अपना। नेक्स्ट, MMMIL का मतलब मदर इन लॉ, सास, इसका मतलब ये। नेक्स्ट, मैं सब कुछ ओवर करती हूँ, ओवर शेयर, ओवर थिंक, ओवर एक्सप्लेन, इससे कैसे डील करूं? आपको ये पता चल गया कि आप ओवर करते हो, आपकी आधी प्रॉब्लम खत्म। ठीक है, जस्ट अपने आप को जैसे ही आपको हिट करे ना कि ओवर कर दिया, आप उसको ना कंक्लूड भी मत किया करो, वहीं रुक जाया करो। 2 4 बार ये ट्राई करके देखना, आपके लिए काम कर जाएगा। नेक्स्ट, सिलाई और पार्लर का काम जानती हूँ, घर में सिलाई करती हूँ, अपना खुद का दुकान करना चाहती हूँ, लेकिन मैं भी गांव में रहती हूँ, पहले शहर में रहती थी, अब गांव में आ गई हूँ, तो क्या मैं गांव में दुकान करूँ या नहीं? हस्बैंड का पर्सनल नौकरी नहीं है, कभी यहाँ कभी वहां करते हैं, गाँव में मुझे अच्छा नहीं लगता, अकेले गाँव में रहती हूँ, तो प्लीज राय दीजिएगा कि मैं दुकान करूँ या नहीं करूँ। देखो, गाँव में ना मुझे ये दुकानें ज्यादा चलती नहीं है, और जिनकी चलती भी है उनको ज्यादा पैसे नहीं मिलते, एज पर माई नॉलेज, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जितना मुझे पता है, तो वहां पर आप करोगी मेहनत, लेकिन आपको पैसे कम ही मिलेंगे, ये सोच के करो, बाकी खोलने में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मैं एक चीज से बहुत परेशान हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड एज में 30 इयर्स के हैं दोनों, जब हमारी शादी हुई तब वो स्मोक करते थे बाहर जाकर, घर पर सबके सामने नहीं, इसकी वजह से उनकी एज डबल लगने लगी है, लिप्स ब्लैक हो गए हैं बहुत, मुझे तो शर्म आती है अपने मायके ले जाने में, मैं ही हर बार मना करती हूँ कोई बीमारी ना हो जाए, तो बोलते मैं नहीं करता, जब पकड़े जाते हैं तब मानते हैं, ऐसे बोलते बोलते 10 साल हो गए, लेकिन एक दिन मुझे उनके पॉकेट से गांजा मिला, फिर तो मेरा दिमाग हिल गया, देखकर मैंने अपनी सास को बताया, काफी कलेश हुआ, फिर ये बोला दोनों माँ बेटों ने अब नहीं होगा, अगर हुआ तो तुम्हें जैसा करना हो करना, मैं धमकी देती हूँ कि मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ अगर ये सब ऐसे चलता रहा। अब 12 दिन पहले मुझे फिर लगा स्मोक किया है, कसम दी बेटे की, तब मान गए, अब बात नहीं कर रहे, 10 दिन हो गए, क्या करूं, हमारी लड़ाई से मेरे 8 साल के बेटे पर फर्क पड़ रहा है, अब मेरी सास भी कुछ नहीं बोल रही अपने बेटे से, घर में कोई कुछ नहीं कहता। देखो, अब ना कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आप इस चीज को किधर ले जाना चाहते हो, क्योंकि उनकी तरफ से उन्होंने कह दिया कि अगर ऐसा हो तो तू देख लियो भैया, जैसा भी करना तो जाओ, छोड़ वो नहीं पाएंगे जब तक उनको प्रॉपर, एक तो विल पावर, वो तो पहले ही कमजोर है तभी तो ऐसी आदत पड़ी। ठीक है, जिसकी विल पावर स्ट्रांग होती है, मुझे लगता है ये चीज है ना कि क्यूरियोसिटी वाइज की करके देखते हैं, मुझे लगता है, या पीयर प्रेशर में, ये कभी कुछ ऐसे ही कि ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करता है करने वाला, लेकिन जिसकी विल पावर स्ट्रांग होती है कि सही को सही और गलत को गलत उसको समझ में आ रहा है और वो करेगा उस हिसाब से चीजें, वो उसका आदी हो गई नहीं, आदी जो लोग हो गए हैं वो हैं ही वही जिनकी विल पावर कमजोर है, उनको भी पता होता है कि वो जो चीज खा रहे हैं, जो चीज स्मोक कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, वो उनके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वो उस क्षणिक सुख के आगे रुक नहीं पाते, तो विल पावर तो उनकी कमजोरी होती है, जो भी ऐसे होते हैं। अब उनको कहीं पे नशा मुक्ति केंद्र या इस तरीके का अगर कोई उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट मिले, अंदर से उनकी बॉडी इस तरीके से रिएक्ट करे कि उनका मन ना करे, तो वो इंसान छोड़ सकता है, या तो ऑप्शन वहां जाता है कि भाई चलो, अगर तुम्हें छोड़नी है, तुम चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे तो प्रयास करो, अगर वो वहां जाने के लिए भी राजी नहीं होते, इसका मतलब वही है कि उनका स्टैंड क्लियर है कि उन्हें नशा करना है, आप रहती हो रहें, जाती हो जाए, फिर आपके ऊपर है कि आप रहना चाह रही हो या फिर जाना चाह रहे हो जो आपने सोचा था। ठीक है, नेक्स्ट, दीदी मैं इस बार ससुराल गई थी हस्बैंड से कहकर, इस बार मायके का गोल्ड ले आई, सास ने मुझे ससुराल का गोल्ड नहीं दिया, सास का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना है, क्या मुझे अपने पास बुलाकर करवाना चाहिए? हस्बैंड से भी कहा तो वह भी कुछ नहीं कह रहे, इससे पहले भी मैंने सास को एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया था, तो सास ने सबसे झूठ बोला कि इसने जिस डॉक्टर को दिखाया उसने गलत दवाइयां दी, क्या ऐसे में ऑपरेशन अपनी देखभाल में करवाऊं, क्योंकि कल मेरी सास कुछ भी कह सकती है, और जब ससुराल का मेरे पास गोल्ड की एक भी चीज नहीं, तो क्या मेरी जिम्मेदारी बनती है? हम दोनों जॉब वाले हैं, इतना टाइम है भी नहीं, छुट्टियां लेकर करवाना चाहिए, आप जवाब देना प्लीज। देखो, मेरा मानना यह है कि ससुराल से गोल्ड मिला इसलिए हम सास ससुर का ऑपरेशन का करवाना चाहिए, ये लॉजिक नहीं चलता, चलाते हैं लोग कि भाई गिव एंड टेक का रिश्ता है, लेकिन मुझे लगता है इंसानियत के नाते ये लॉजिक नहीं है, लेकिन आपको नहीं करवाना चाहिए अपनी देख रेख में। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर पे ये कह सकती है कि उसकी गलत दवाइयां दी, भैया वो ऑपरेशन पे भी कहेगी,
तो आप कर भी रहे हो, छुट्टी भी ले रहे हो, पैसे भी लगा रहे हो, है ना। आपके मन में ये भी है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और उसके बाद भी मिलनी बुराई है, इसके चांसेस हैं, तो फिर सारी ही तरफ से नुकसान का सौदा है, तो मत पड़ो इस पचड़े में। हाँ, अगर वो खुद कहें भैया मेरे को ले जाके करवा दे या कुछ और है, फिर पीछे मत हटना, इंसानियत के नाते कर देना। नेक्स्ट, आज मेरी सास ने कॉल किया और उनकी किसी बात पर उनकी सिस्टर इन लॉ से बहस हो गई, तो जब आज मैंने कॉल करी वो मुझे ये बात बताने लगी। फिर 2-3 बात बोलने के बाद मैं उनकी हर बात पर हाँ हाँ करने लगी, तो कहती है मेरी सास की हाँ हाँ क्या कर रही हो, बताओ कुछ की गलत है उनकी बात या सही है। अब अगर मुझसे उनकी बात शेयर कर रही हैं तो चुगली करूं मैं? जब मेरे हस्बैंड को मेरे खिलाफ भड़काती हैं तब मैं चुप रहूं, दोनों माँ बेटे की बात चुप सुनती रहूं? ऐसे ही अभी की बात है, कल परसों की, मैंने बोला ससुर जी से बात करा दो, वो उठकर चले गए और बता नहीं की बातें नहीं होगा। अब कह रही थी कि जब तुम्हारे चाचा ससुर का कॉल आया तो तुम्हारे पापा ने मुझसे फोन लेकर बात की, मुझे तभी याद आया कि जब मैं बात करने को कह रही थी तो मना कर दिया। अब कैसे कर ली बात ससुर साहब ने? घर में मेरी देवरानी भी सुन रही थी जब कह रही थी कि हाँ हाँ क्या कर रही हो। अब देखो, आपको लग रहा है कि अब मैं क्या उनकी चुगली करूं? अब उन्होंने जब ये बोला था कि हाँ हाँ क्या कर रही हो, है ना, तुम भी तो कुछ बताओ सही है या नहीं है, तो उनका क्या है, झगड़ा किससे हुआ था? उनकी सिस्टर इन लॉ से, है ना। तो ये बोलती सीधे कि मम्मी आप भी बड़ी हो वो भी बड़ी है, मैं बीच में किसकी क्या ही गलती बता दूंगी, मुझसे ज्यादा समझदार आप हो, अगर आपको लग रहा है गलती है तो है। ऐसे में क्या है, आपने हाँ ही मिलाई है उनकी, लेकिन ये क्लियर कर दिया कि भाई मैं आपके बेवकूफियों में हिस्सेदार नहीं हूँ, बहुत ही तमीज से आपने ये बात उनको समझा दी। ठीक है, तो अगर कोई चाह रहा है ना आपका रिस्पॉन्स, अक्सर जो लोग भरे हुए रहते हैं ना और फिर वो अपनी कहानी सुनाते हैं, तो वो चाहते हैं कि पहले तो वो चाहते हैं कि आप हाँ हाँ करके सुन लो, लेकिन फिर बाद में एक एक्सपर्ट वो भी चाहते हैं, और वो भी वही सुनना चाहते हैं कि जो उनके पक्ष में हो। बात ये होती है, तो अगर आप उनके पक्ष में नहीं है, आपको लग रहा है कि गलत है, तो या तो आप सीधे मना कर दोगे कि नहीं भाई तो यहाँ पर तुम गलत हो, अगर नहीं करना है, बड़ी हैं या कुछ भी है, आपको नहीं पढ़ना उसमें कि मैं क्यों जज करूं, फिर यही तरीका होता है कि भाई आप मुझसे ज्यादा समझदार हो, आपको लग रहा है तो ऐसा ही होगा, बस। उसकी ईगो भी हर्ट नहीं होगी, और वो अपना रिस्पॉन्स चाहिए ले ले रिस्पॉन्स, ऐसे होता है फिर। क्योंकि ऐसे आदमी का ना ये नहीं पता चलता, अगर आप सही से बैठ के उनको जज करने बैठ जाओ कि हाँ सिस्टर इन लॉ की आपकी गलती थी, ये वो, पता लगा कल को दोनों एक हो गई, बहू भी यूं ही कह रही थी, वो फूट रहा है सिर पे आपके, ठीक रहा। तो इसलिए ऐसे के बीच में, ऐसों के किसी के भी बीच में अगर दो लोग लड़ रहे हैं, जब तक वो ना कहे ना हमारा फैसला करो, मत घुसो भाई बीच में, बेस्ट वे है। नेक्स्ट, 3 मंथ पहले मेरी डिलीवरी हुआ था, बेबी 7 महीने में ही हो गया था, जिसके कारण बेबी का वेट 1 किलोग्राम था। बेबी 2 मंथ NICU में रहा था, अब मेरे पास है, उसकी सेफ्टी का मैं बहुत ख्याल रखती हूँ, बट फैमिली मेंबर्स को कोई मतलब नहीं है, गंदे हाथों से टच एंड किस करते हैं, मना करो तो उल्टा बोलते हैं और बहुत सुनाते हैं, कोई सोल्यूशन है क्या? मुझसे सिर्फ घर के काम से मतलब है, बेबी को भी मेरे पास नहीं छोड़ते। देखो अभी ना उसका जो एक क्रूशल टाइम होगा बच्चे का, देखो उस टाइम पे आप बीइंग अ मदर रख रही हो उसका ध्यान, बट धीरे धीरे, मतलब कहते तो रहो, मैं ये नहीं कह रही आप गलत हो, लेकिन धीरे धीरे उसको नॉर्मल लाइफ की तरफ बच्चे को लेके आना। क्योंकि ऐसे अगर वो आप उसको बिल्कुल अनटच रखने की कोशिश करोगे ना, मान लो सबसे लड़ झगड़ के आपने अपना बच्चा बिल्कुल सैनिटाइज करके रख लिया कि नहीं भैया, लेकिन उसकी ना इस तरीके से इम्यूनिटी फिर उसी तरीके की हो जाएगी। अभी ये लोग छू रहे हैं, किस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कल को स्कूल जाएगा, बाहर खेलेगा या खिलौने मुंह में देना शुरू करेगा, एक एज उसकी आएगी, तो वो आए दिन बीमार ही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो उसकी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करी जाए, उसके रिलेटेड आप जो भी शामिल कर सकते हो उसके लिए वो करना अपनी दिनचर्या में, उसकी दिनचर्या में। बाकी उनको मना कर सकते हो, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है तो बचाना ही होता है, ये तो चलो स्पेशल केस हो गया। नॉर्मल बच्चे को भी बहुत जल्दी इसीलिए मना करते हैं कि भाई गंदे हाथों से मत छुओ, ये तो बुद्धि खुद ही में होनी चाहिए। लेकिन मैं मानती हूँ ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं कि परिवार है, इतने सारों में से नहीं है किसी किसी में कर। अभी अभी रिसेंटली सबसे छोटी मेरी नंद की बेटी ही है, अब एक बार उसके रिश्ते की कोई दादी वादी थी, कौन था, उनको उस टाइम पर कोल्ड एंड फ्लू प्रॉपर हो रहा था, और इसका इम्यूनिटी सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बहुत जल्दी बीमार हो जाती है। तो वो, लेकिन फिर भी अब वो मना करे भी क्या भी करे, लेकिन बुखार में जुकाम में आप बच्चे को ले रहे हो तो वो आएगी ही आएगी वो चीज कहीं ना कहीं।
तो कर देते हैं लोग कहीं, लेकिन यही है कि फिर बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट करने पर हमें ध्यान देना चाहिए, बजाय उसको हर हर दूसरी चीज से बचाने के। अंदर से स्ट्रांग होगा तो फिर फिलहाल तो कहते रहो, लेकिन मतलब कुल मिला के अपना टारगेट सेट रखो कि एक्चुअली आपको बच्चे को करना क्या है इस टाइम पे। नेक्स्ट हमारे यहाँ एक रागनी है कि ज्ञानी के साथ पाला पड़ जा बत ज्ञान की, तो वे मूर्ख गल्या पाला पड़ा, रही सही भी खोवे। मैम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वहां से कट लेना ही ठीक है। अच्छा, मतलब ज्ञानी के साथ पाला पड़ जाए तो बात ज्ञान की होवे, मूर्ख गले पड़ जाए तो रही सही भी खोवे। समझ गई मैं। नेक्स्ट दीदी, वैसे तो मैंने आपको भी देखा है, आपकी भी कोई फ्रेंड्स नहीं है एंड आप भी पूरा दिन काम में ही लगे रहते हो और मैं पूरा दिन घर के काम में लगी रहती हूँ। तो क्या दीदी आपको बोर नहीं होता कभी मैं बाहर जाऊं, थोड़ा पड़ोसनों के साथ गपशप करूं? मुझे अपनी लाइफ बहुत बोरिंग लगती है। जब भी काफी टाइम से सर्च कर रही हूँ जॉब, पर मिल नहीं रही। मैंने बताया था कि हम पर 14 लाख का कर्जा भी है, इसलिए लाइफ बहुत नीरस, उदास, बोरिंग एंड टेंशन वाली हो गई है। प्लीज बताएं मैं क्या करूं। आपके दो प्रश्न हैं कि क्या मुझे अपनी लाइफ बोरिंग नहीं लगती कि मैं पड़ोसनों के साथ गपशप करूं। देखो अभी जो मैं इस वीडियो में कर रही हूँ ना आप लोगों के साथ, ये कहीं ज्यादा बेटर है उस गपशप से। भाई मैं आपकी सुन रही हूँ, है ना। मैं तो यही मान के चल रही हूँ यहाँ पे जो भी कमेंट कर रहा है, जो भी लिख रहा है उसमें, वो उसके दिल की सच्चाई है। भाई आप ईमानदारी से अपना दिल खोल के मुझे सुना रहे हो, मैं शहर देता से उसे सुन के अपनी बात आपको बता रही हूँ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है ना। मुझे ये फील आ रहा है कि चलो मैं किसी की मदद कर पाई, तो ये ज्यादा रिलैक्सिंग और फुलफिलिंग है। पड़ोसनों से बात करने में फिर गली वाले पॉलिटिक्स शुरू होते हैं। एंड जरूरी नहीं है जब आपके पास टाइम हो बात करने का तो अगले के पास भी हो, और जब अगले के पास टाइम हो तब आपके पास भी हो। जो सबसे बड़ा क्लैश मुझे लगता है वो इस चीज में लगता है। इवन मैं और नेहा बराबर में है, हम ओकेजन पे हम मिलते रहेंगे, बर्थडे एनिवर्सरी ये वो, लेकिन अगर हम सोचे ना कि भाई चलो आज बैठ जाते हैं बात कर लेते हैं, हमारी 2-2 महीने बात नहीं हो पाती, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त है, पूरा दिन अपना घर गृहस्थी संभालती है, मैं अपने काम में व्यस्त हूँ। तो उसको इतना पता है कि मैं जाऊंगी पता नहीं भाभी के पास टाइम होगा नहीं होगा, मुझे भी लगता है मैं जाऊं, अगर टाइम निकाल के कहीं उस टाइम आराम ना कर रही हो, लेट ना रही हो, तो हम लोग नहीं डिस्टर्ब करते एक दूसरे को ना। इस चीज का किसी के मन पे ये है कि ओहो पर बराबर में रह के भी 2-2 महीने बात नहीं होती, और नहीं होती। एक दूसरे के वर्क शेड्यूल का, उसकी प्रिवेसी का हम कहीं ना कहीं सम्मान कर रहे हैं। बट कोई जरूरत है, कुछ है, घंटी बज गई आ गए, तो ये नहीं है कि मैं काम कर रही हूँ मैं नहीं छोड़ूंगी या वो काम करे, नहीं, तुरंत जाते हैं, हाँ भाई बता क्या बात है, तो हाजिर है। फिर रात को, सुबह को, दिन में, किसी भी टाइम अगर सच में जरूरत है, लेकिन ऐसे नहीं कि वेले बैठे चलो जी बात कर आते हैं, उतना टाइम ना उसको है ना मुझे, और बाकी पड़ोसनों का तो कोई मतलब ही नहीं। तो ये हमारे यहाँ क्या ना, मैके से भी नहीं चला आ रहा, फिर ससुराल में मेरी सास का जो नेचर था वो भी नहीं था ऐसा कि गली मोहल्लों में बैठना बात करना, वही चीज मेरे में भी आ गई है। तो ओकेजनली सबसे मिलते हैं, बिना मतलब किसी से नहीं मिलते, सीधी बात ये है। ठीक है, कोई रास्ते में दिख गया नमस्ते हो गई, इतना। और दूसरी चीज ये जो है ना कि बोरिंग जो लग रही है, बोरिंग इसीलिए नहीं लगती, घर का काम जॉब अगर खाली इतना होता तो शायद बोर हो जाता। लेकिन अगर आप अपना कोई भी पैशन फॉलो कर लेते हैं तो आपकी लाइफ कभी बोरिंग नहीं होती, क्योंकि आपको एक वो रहता है। अभी जैसे अब ये वाला व्लॉग देखना आप, जो कल जाएगा, ठीक है, आज ये वाला वीडियो देखो, कल वाला व्लॉग देखना, उसमें ना मैंने पूरा एक एक चीज जैसी आपको पसंद है वैसी शूट करी है। तो आप देखना कि मैं अभी नीचे से ना काम करके आई हूँ, और मैं यहाँ बैठ के अपनी स्लीव्स वगैरह नीचे करके, पूरा दिन हो गया लगे हुए, थक गए हैं, सब कुछ है, उसके बाद फिर मैं यहाँ बैठी हूँ, अब मैं आपसे बातें कर रही हूँ। तो आपको एक वो रहता है कि मुझे ये सारे रूटीन वाले काम निपटा के कुछ वो करना है जो मैं एक्चुअली करना चाहती हूँ, ये कर लो, तो फिर आपको कभी अपनी लाइफ बोरिंग नहीं लगेगी, और कितना भी काम बढ़ता चला जाए आपको लगेगा कि हाँ और करते हैं, मजा आ रहा है, क्योंकि आपने अपनी पसंद का काम कर लिया ना। तो आधा घंटा 20 मिनट अपने लिए अगर कुछ कर लिया जो आपको अच्छा लगता है एक्चुअली रूटीन काम से अलग, फिर ऐसी बोरिंग नहीं लगती। और रही बात लोगों से मिलना जुलना, तो देखो फालतू की पॉलिटिक्स या फिर फेक लोगों से रिलेशन रखने से कहीं ज्यादा अच्छा है आप अकेले अपने आप में मस्त रहना सीख लो। टीवी है, फोन है, बहुत है। नेक्स्ट दी, मेरे हस्बैंड मेरी सास के खिलाफ एक वर्ड नहीं सुनते, जब मैंने कहा छोड़ दिया तो सब ठीक हो जाता है, और जब कहना छोड़ दिया तो सब ठीक हो जाता है, और जब ज्यादा हो गया मैंने हस्बैंड को बताया फिर लड़ाई हो गई हमारी, मैं क्या करूं। फिर ऐसा पति किस काम का जो सच भी ना सुने, मुझे ऐसा रिश्ता अच्छा नहीं लगता, मैं अपने दिल की बात किससे कहूं।
उन्हीं से ही कहनी है, लेकिन विद टर्म एंड कंडीशन। जब अपनी सास की कोई बात आपको पता है कि हाँ मैं गलत नहीं हूँ, मेरी सास गलत है, और मुझे अपने पति को बतानी है। एक तो पहली चीज कि आप उनसे बदले में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पति से। क्या आप चाहती हो कि वो आपकी सास से जाके बात करें इस बारे में, या फिर जस्ट शेयर करना चाह रही हो, डील आप खुद कर लोगी? ये भी दो कंडीशन है। दूसरी चीज, अगर आपको किसी भी रूप में दोनों में से किसी भी व्यवहार की उनसे आशा है और आप अपने पति को वो बात बता रही हो, पहले ही कह दिया करो कि भाई देखो, मुझे पता है कि तुम्हें नाराज हो जाओगे, मुझे पता है तुम गुस्सा हो जाओगे, लेकिन कुछ है जो मुझे बताना है। ये कह के बताओ। यकीन मानो, अगर वो 10 बातें तुम्हें सुनाते होंगे ना, 10 में से शायद 6 पे आ जाएंगे, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया कि आपको पता है कि ये होने वाला है। ये हमेशा काम करती है चीज। तो अगर इस तरीके का है कि आप कहोगी और आपका पति फट पड़ेंगे, तो उनसे सोच समझ के स्टार्टिंग इस तरीके से करो कि वो थोड़े से प्रिपेयर्ड हो जाएं कि हाँ इस तरीके की चीज कुछ आने वाली। रिएक्शन अपने आप धीमा हो जाता है। और दूसरी चीज यही है, अगर इस कंडीशन में खुद को रख के देखूं, अगर मुझे पता है कि भाई मैं खुद बात कर लूंगी जो भी गलत है या कुछ भी है ना, और मेरे पति सुन के ना तो मेरी सास से बात करने वाले हैं, उल्टा मेरे से और लड़ लेंगे, मैं शायद बात ही नहीं करूंगी फिर उस बारे में। मुझे लगेगा मेरे सिर से ऊपर जा रही है, मैं खुद हैंडल करूंगी फिर। भाई एक आदमी ना आपके लिए लड़ रहा है, उल्टा आपसे लड़ रहा है, तो फिर आपको उसे शेयर करने से क्या फायदा हो रहा है? अब ये पेंच है कि भाई वो मेरा पति है, वो क्यों नहीं करेगा, उसको तो बताना है, वो चीज थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकाल दो, फिर प्रेशर फील नहीं होएगा। प्रॉब्लम आपकी, आपको हैंडल करनी है। दूसरी चीज, अगर आप सही हो, सास गलत है, और आप श्योर हो, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही, आप ये घटना अगर किसी को भी बताओ, वो जो भी है, और वो कहे कि नहीं बेटा इसमें तो गलती तुम्हारी सास की है, आप पक्की हो कि आपकी सास की ही गलती है, तो फिर आपको किसी की जरूरत नहीं होती कि शेयर करके उससे वैलिडेशन आप लो। जब आपको लगे कि हाँ बोलना है, आप खुद बोल लो, नहीं बोलना है लेट इट बी, छोड़ दो उस चीज को। क्यों ही मुकदमा लड़ना पूरा? लेकिन बात वही है कि पति से भी हर बात शेयर करनी ही करनी है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता। जिस चीज में वो कुछ कर नहीं सकता उससे क्या ही बताना, अपने आप हैंडल कर लो। नेक्स्ट, दी मेरे 12 साल बाद अब बेटा हुआ है, मुबारक हो। लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मेरा साथ बिल्कुल नहीं दिया, ना प्रेगनेंसी, बेड रेस्ट, ना बच्चा पालने में, सब कुछ मम्मी ने ही किया। मम्मी के पास हूँ, 2 साल से हस्बैंड की पोस्टिंग बाहर है। भाई भाभी बात बात में ताना मारते हैं, कुछ नहीं समझते मुझे। पहले तो बहुत चिपकते थे, अब मेरी जरूरत में उन्हें कोई मतलब नहीं। मुझे नौकरी भी ज्वाइन करनी है, कैसे करूं सब मैनेज? सब हो जाएगा, बस इस मंत्र का जाप करती रहो कि सब हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, देखो जब तक मदद के लिए किसी का मुंह देखती रहोगी, तुम्हारा शरीर सुपर पावर से नहीं भरेगा। एक तरीके से मैं तो ये कहूंगी, जिस दिन हमें लगता है ना कि जो है जैसा भी है मुझे अकेले मैनेज करना है, उस दिन आप ऐसे ऐसे काम कर जाओगे जो आपको लगता था कि कभी आप अकेले कर ही नहीं सकते। तो जॉब आपकी है, बच्चा आपका है। अब भाई भाभी ताना दें, कोऑपरेट करें, कुछ भी करें, आप ये मान के चलो कि ये मेरी जिम्मेदारी है दोनों, और मुझे करना है, इसका सोल्यूशन मुझे निकालना है। निकल जाएगा, सिर्फ अपना माइंडसेट बदल लो। ठीक है। नेक्स्ट, दी नमस्ते। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे हस्बैंड को मुझ पे डाउट है, इसलिए वो मुझे डिवोर्स देना चाहते हैं। शादी की स्टार्टिंग से ही बहुत झगड़े हुए हमारे। मैं बस मेरे देवर से बात कर रही थी ताकि मैं अपने ससुराल वालों को समझ सकूं। अब मेरे देवर ने मेरे हस्बैंड को मेरे एक कॉलेज के फ्रेंड के बारे में बता दिया, और अब वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। मुझे क्या करना चाहिए जरूर बताइए, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ 3 महीने से। देखो, एक बार जब विश्वास टूट जाता है, उसे दोबारा जीतना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अब आपको अपने ससुराल वालों को समझने के लिए देवर से बात जो कर रही थी वो कितनी करनी थी, वहां आप चूक गई। आपके कॉलेज के फ्रेंड की बात देवर को कैसे पता चल गई? आप ससुराल वालों को समझ रही थी या अपने सीक्रेट सुना बता रही थी? आप क्यों भूल गई कि वो आपके पति का भाई है? आपका वो टेक्निकली कुछ है ही नहीं, है ना? तो इतनी जल्दी आप ऐसे सीक्रेट कि मेरे कॉलेज का फ्रेंड, या फिर वो खुद ही जान गया, ये जैसे भी हो, उस तक ये बात पहुंची कैसे? कहते नहीं है किसी को जब तक कुछ बताओगे ही नहीं, जो कुछ जान नहीं सकता उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो आपको जरूरत ही क्या थी उससे बताने की? पहली चीज। दूसरी, अब अगर वो डिवोर्स देने पर उतारू हैं आपके हस्बैंड, ठीक है, एक बार आप उनसे बात करके ये कह सकती हो कि देखो ये सब चीजें तुम्हें पता चली, ये सच है, लेकिन वो पास्ट है, ये भी सच है।
अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तन मन धन से सिर्फ तुम्हारी हूँ। अब वहां पर मेरा कोई लिंक नहीं है। आपको विश्वास करना हो कर लो, नहीं करना जैसे आपकी मर्जी। ये कह के अपना अरेस्ट ऑफ केस कर सकते हो कि भैया ठीक है, अब मुझे और कुछ नहीं कहना। अब उसके बाद वो मान जाए ठीक, नहीं मान जाए तो भी ठीक। ये लांछन लेके अब आपको डिवोर्स मतलब चाहो ना चाहो लेना ही पड़ेगा। जबरदस्ती किसी के गले में हम पत्नी बनकर रह नहीं सकते। अगर उसने ये चीज दिमाग में डाल दी कि भाई ये कैरेक्टर इसका ऐसा है या जो कुछ भी है। और दूसरी चीज यहाँ पे हो गई कि पति से ज्यादा देवर से बात कर रही है, कई लोग उसको भी गलत समझ जाएंगे। कोई समझेगा कोई नहीं समझेगा। तो चूक तो आपसे हो गई है, अब आगे ये करके देख लो, देखो क्या बनती है परिस्थिति फिर। लेकिन आपको मैं थोड़ी सांत्वना दूं ना, देखो कॉलेज का कोई फ्रेंड था, कुछ भी था, बॉयफ्रेंड भी था, मैं तो कहूँ कुछ भी था, ठीक है। अब आप उसके आगे निकल गए, आपने शादी कर ली। अब अगर आप एक्चुअली डिवोटेड हो कि भाई मेरा 1% वाला वो हिसाब किताब है, मेरा पति है, अब यही सब कुछ है, मुझे लगता है फिर कुछ गड़बड़ नहीं है। ठीक है, शादी से पहले जो था जैसा भी था, मतलब अब वो खत्म हो गया, अब आप यहाँ आ गए। अगर आप सच में अब अपने पति के लिए पूरी तरह डिवोटेड हो तो फिर कुछ दिक्कत नहीं है। ये लांछन भी लगेगा तो जब आप सही हो ना, तो ये थोड़े दिन बाद धुल भी जाएगा। हम जैसे होते हैं एक्चुअली सोसाइटी में, मतलब कुछ टाइम बाद लगता है, लेकिन इमेज वही भी आती है जो हम एक्चुअल होते हैं। ये नहीं है कि कोई एक लड़का आया या दो लड़के आए हमारी लाइफ में, हम बॉयफ्रेंड बना लिया उन्हें, एक टाइम पे सबको पता चल गया जी हाँ इसका कुछ है, फिर बाद में हमने शेयर कर दिया तो जिंदगी भर वो ही हमारे गले में बंधा रहेगा। नहीं, बाद में सब समझ जाते हैं कि हाँ जी एक टाइम होगा लेकिन लड़की सही है। तो वो भी देख लो, अगर सही हो तो ये थोड़े दिन की बात है, फपला फपली मचेगी, तुम शांत रहो तो मैं भी शादी भी चल जाए। नेक्स्ट, हेलो दी, 8 साल की बेटी है मेरी, फ्रूट्स खाना अच्छे से खाती है और टीवी देखती है तो बहुत ज्यादा खाती है और ज्यादा बैठी रहती है जिससे वेट ज्यादा हो रहा है। बड़ा बाहर का भी खाती है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स ले आते हैं। मुझे इस बात की टेंशन होती है कि ज्यादा वेट से और अनहेल्दी से पीरियड्स जल्दी ना आ जाए। थोड़ा बोलने में उसकी टोन अच्छी नहीं रहती, बहुत जल्दी गुस्सा कर लेती है, जैसे डोर जोर से मारना। 3 साल का बेटा भी उसको देखकर बोलता है। कैसे समझाऊं कि अच्छे से बात करना, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करती और अगर डांटो तो बहुत गुस्सा करती है। नेक्स्ट टाइम फिर से वही। 8 साल के बच्चे को कैसे डिसिप्लिन सिखाएं जिससे वो मदर से इमोशनल अटैच भी रहे। 8 साल ना, इट्स टू लेट। बच्चे को मैंने देखा लोग ना बिल्कुल ऐसा सिर पे बैठा लेंगे जेंटल पेरेंटिंग के नाम से। ये जो डिसिप्लिन सिखाने की शुरुआत होती है ना, ये 1.25 साल से ही हो जाती है। 6 साल तक 5 साल तक आते आते ना बच्चा बिल्कुल सध जाता है। और अगर वो नहीं सधा, आप सोचो अब आज के टाइम पे 8 साल के बच्चे को आप डिसिप्लिन में अब ले आओ, भैया वो नहीं आने का। पहली चीज तो ये, क्यों, जो 8 साल तक इतना लाड़ प्यार में पाल रहा है ना, तो वो ढंग से एक दो चांटे लगा पाएगा, मैं सही बताऊं। ठीक है, और जिस टाइम बच्चा पैर रगड़ेगा, दरवाजे मारेगा, ये वो, ना वो इतना स्ट्रिक्ट रह पाएगा कि हाँ तू कर ले जो करना है। एक इलाज ये होता है ऐसे बच्चे का कि अगर हमें उसको लाना है ना डिसिप्लिन में, वो जब टेंट्रम दिखा रहा है, चिल्ला रहा है, दरवाजे पटक रहा है, ये वो, तू कर ले जो तुझे करना है। आखिरी इलाज ये होता है। जब बच्चे को ये समझ में आ जाए ना ये सामने वाले में फर्क नहीं पड़ता, तब वो आता है बैकफुट पे। लेकिन उसके लिए चाहिए थोड़ा मजबूत सा दिल, वो कर पाओ, आ जाएगी। 8 साल का बच्चा ऐसा भी नहीं है कि आपके सिर से ऊपर निकल गया, अब आ ही नहीं सकता। लेकिन बात वो है कि जिसने जेंटल पेरेंटिंग के नाम पे 8 साल तक बच्चे को इस कंडीशन में वो लिया है ना, कि ना तो वो अपने बड़ों को बड़ा मान रहा है, उन्हें उल्टा सीधा बोल रहा है, दरवाजे पटक रहा है, उसको देख के छोटा भी उसी की उस पर चल रहा है, उसके लिए माँ बाप के लिए थोड़ा सा मुश्किल है उसको लाइन पे लाना। पर आ जाएगा, आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मारो पीटो मत, इस टाइम मारने पीटने की भी गई, लेकिन उसको एक अंदाजा होना चाहिए कि शायद चांटा भी लग जाए। थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, हम अक्सर कह देते हैं, फिर हम बात कर पड़ते हैं, होता है ना। बच्चे को क्या जा रहा है, अरे ये ऐसे ही कहती है हल्के में। जो भी कह रहे हो ना बच्चे को, जो धमकी दे रहे हो, छोटी सी धमकी दो, मामूली सी, लेकिन उस पर एग्जैक्टली टिके रहो कि भाई अच्छा आपकी बात में वजन है, ये बच्चे को समझ में आएगा तो आपकी रिस्पेक्ट कर लेगा। आपकी बात गधे की लात, वो वाला हिसाब है, फिर वो ही नहीं, बड़े ही नहीं करने के ना बच्चे। तो अपनी बात ना उसे ऐसे नहीं कि आज से तेरा खाना बंद, मैं घर से निकल जाऊंगी, ये तुझे निकाल दूंगी। मैंने सुना है कई बार फिल्मी डायलॉग मार देती है मम्मियाँ, जबकि पता है प्रैक्टिकल में इनमें से एक भी करना पॉसिबल नहीं है। उतनी धमकी दो जितनी एग्जैक्टली फॉलो कर लो।
और फिर उस धमकी पर टिके रहो, तो बच्चा फिर आपकी इज्जत करना और डिसिप्लिन में रहना सीखेगा। ठीक है। नेक्स्ट, मैम मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, 2 बच्चे भी हैं। शादी से पहले ससुराल पर पूरा कंट्रोल जेठानी का था, इवन सास पर भी। जेठानी झगड़ालू थी, इसलिए कोई ससुराल में उससे ज्यादा बात नहीं करता। शादी के बाद सास हमारे साथ रहने लगी। मेरी शादी के बाद से ही उसने घर में कलेश और समाज में मेरी बुराई करनी शुरू कर दी, जो आज भी जारी है। अब सास की डेथ हो गई 1 मंथ पहले। अब वो पूरे घर में दबदबा दिखाती है। संडे को मेरे पति के सामने कुछ नहीं बोलती और बाकी दिन परेशान करती है। अलग भी नहीं होती। ये लोग, मैं मेंटली टॉर्चर फील कर रही हूँ। अब इसी वजह से हेल्थ इश्यूज भी रहने लगे। क्या करूं मैं, बताओ। आप कहते हो इग्नोर करो, बट कब तक। वो और हावी होती है। उसकी शादी को 20 साल हो गए हैं, पर आज भी वही पुराना गाना गाती है कि हम खुशियां रहते थे, क्योंकि सास ससुर के पेंशन का पैसा वो यूज करते थे। मेरी शादी होने तक अनकाइंड रसोई में राशन भी मेरी सास भरती थी। उनकी होगा, उनके रसोई में राशन भी मेरी सास भरती थी। हर टाइम मुझे कोसती है। इवन भी तब मैं प्रेग्नेंट थी, सबके सामने अच्छी होने का दिखावा करती है। घर में मुझे मेंटली टॉर्चर करती है। वो 12th पास, ओवरवेट और सुपर पेशेंट है, शुगर होगा यहाँ। और मैं एमएड क्वालिफाइड, हर काम में उससे बेटर हूँ। पता है ये सब वो जलन में करती है, बट इसमें मेरा क्या कसूर। मेरा मेंटल पीस क्यों खराब किया हुआ है। बंटवारा भी नहीं करते ये लोग, बताओ क्या करूं। बंटवारा नहीं करते, एक पार्टी कह रही है और दूसरी करने को राजी है, तो क्या रुक सकते हैं। सपोज करो मेरे को अलग होना है, मैं और मेरे पति अलग होने के लिए तैयार हैं, तो मुझे कोई वहां जबरदस्ती कैसे रख लेगा। मैं निकल जाऊंगी। रही बात ये कि सारी संपत्ति हथियाना ये वो, अगर आपको चाहिए तो इतना आसान नहीं होता। कानूनी भी कोई हक होता है ना। तो अगर वो वहां से अलग वो नहीं हो रही, आप हो जाओ अलग, कहीं अलग रहो जाके। कहाँ पीछे थोड़ी आ जाएगी आपके। मतलब ये ही नहीं मैं समझ पाई कि भैया अलग हो सकते हो ना, आप अलग हो जाओ, वो नहीं अलग हो रही, क्या मतलब है। नेक्स्ट, हमें तो नर्सिंग कैडर से ही हटा दिया, कोटद्वार के साथ बैठा दिया, कोतवार के साथ। जबकि एएनएम के पोस्ट में ही नर्स जुड़ा है। हमारे एमपी में एएनएम को नर्सिंग कैडर से अलग बस कार्यकर्ता की कैटेगरी में रख दिया। हम भी बहुत परेशान हैं। मुझे इस प्रकरण का कुछ ज्यादा पता नहीं है, लेकिन समझ में आ रहा है कि नौकरी का बात है और उनका हिसाब किताब जो है उनके रैंक को लेके गलत कर दिया है। नेक्स्ट, मैं आपके तीनों चैनल देखती हूँ। अगर आपको एज अ यूट्यूबर मार्क्स देना हो तो आई विल गिव यू 100 आउट ऑफ 100। थैंक यू जी। नेक्स्ट, डियर सिस्टर, मेरी मम्मी और मेरी बहन से मेरे मकान लेने पर, मेरी मम्मी और मेरी बहन ने मेरे मकान लेने पर उनके ही शहर में मुझसे बोलना बंद कर दिया। सिस्टर तो फोन तक नहीं उठा रही। मैं वही हूँ जिसकी मम्मी मेरे पैसे से अपना घर बनवाना चाहती थी, बट सिस्टर्स के सामने मुझे ही लालची साबित करके उन दोनों के साथ मिल गई है, जबकि मैं उनके मकान में कभी इंटरेस्टेड नहीं थी। मम्मी ही जबरदस्ती कर रही थी कि मेरा मकान बनवा लो और ऊपर के फ्लोर में तुम रहना, जबकि मेरी मम्मी बहुत गुस्से वाली है। तभी मैं नहीं चाहती, पर उनके डर से हाँ कहा था। बाकी 2 सिस्टर्स ने जब लड़ाई की तो मुझे भी बहाना मिल गया ना कहने का। अब प्रेशर बना रही है कि तू अपना मकान मत ले, और मेंटल टॉर्चर पापा के जरिए भी। कोई आपको टॉर्चर तभी कर सकता है जब आप होने के लिए उसको परमिशन दे दें। अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया है तो सिंपल उस पर टिके रहो, और उसके बाद उस पर वापस मत जाओ। मतलब उस पर टिके रहो कि हाँ मैं लूंगी अपना घर, मैंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है और अब मैं इससे वापस नहीं आ रही। नेक्स्ट, दीदी मैंने डिफॉल्ट सेटिंग कर ली है। कोई कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी अपनी बात से पलट सकता है, किसी के चाहे कितना भी कर लो, 1 मिनट में मिट्टी में मिला सकता है। इनक्रक्स, अपना ऑरा ऐसा रखो कि खुद के ही फैन हो जाएं। थैंक यू वेरी मच सिस, लव यू। अब देखना मस्त रहोगी, किसी की वजह से परेशान नहीं रहोगे। हेलो मैम, मुझे हेल्प कीजिए। मैं सुबह 5 बजे से लगातार 11 बजे तक काम करती हूँ, फिर शाम 4 बजे से 10 बजे तक करती हूँ। ज्वाइंट फैमिली में हूँ। इतने टाइम तक हिम्मत ही नहीं बचती कि खुद के लिए कुछ करूँ। इतनी हबड़ दबड़ रहती है। सास की पूछो कि कल सुबह बनेगा तो बोलती है कल पूछना। और तो और अगर मैं सुबह 10 बजे तक ना पूछूं दोबारा कि क्या बनेगा तो बताएगी नहीं, चाहे कुछ भी हो। फिर नाटक करेगी कि पूछी नहीं। क्या करूं ऐसे टॉक्सिक लोगों का। अपना टाइम फिक्स कर दो, उतने में अगर वो बता दे ठीक है, नहीं तो अपने मेन्यू के हिसाब से चीजें बना दिया करो। नेक्स्ट, दीदी मेरी एज 42 है, मुझे पीरियड्स 2 मंथ से नहीं आया। इसके पहले 20 दिन में 3-4 मंथ से आ रहा था। सारे टेस्ट नॉर्मल है। 2 साल पहले भी ऐसा ही हुआ, तब
इंटरनल टेस्ट भी कराए थे, डॉक्टर ने बोला ब्लड का क्लॉट बन रहा है बच्चेदानी में, दवा से ठीक हो गया था, क्या मुझे टेस्ट कराना चाहिए फिर से? एक बार जानना तो चाहिए ही गायनेकोलॉजिस्ट के बाद कि वो क्या सलाह देती है। लेकिन 42 मतलब ये कुछ ज्यादा ही कम है, पर फिर भी एक बार जाके पता करो। इन चीजों में मुझे नहीं लगता कि घर पे बैठ के गैस करना अच्छा है आपके लिए। नेक्स्ट मैम, मैं वही हूँ जो उत्तराखंड से हूँ। मम्मी ने कहा था काम मैं कर लूंगी, बट दूसरे ही दिन से वापस काम के लिए चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। आज तो मेरे शराबी चाचा आए थे, एक पीआरटी टीचर का रिश्ता लेके, उसकी एज 33 और मेरी 22। बताओ कैसे थिंकिंग मैच होगी? मेरी मम्मी ने मुझसे बिना पूछे हाँ कर दिया। मुझे पता चला तो मैंने पूछा मम्मी से, आप कैसे रह लोगी आप अकेली? तो बोली कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, बट मेरी खुशी तो जॉब में है। मेरे को मेरा फ्यूचर अंधेरे में नजर आ रहा है, मैं मेंटली इमोशनली रेडी नहीं हूँ शादी के लिए। मम्मी बोल रही है प्लॉट दे दूंगी तुमको, उसमें एक शॉप बन सकती है। मेरा मन से रिश्तों पर से विश्वास खत्म होता जा रहा है, मैं भाग जाऊंगी घर से अगर फोर्स किया तो। मैंने पहले ही बोला था यार निकलो वहां से। पता नहीं कैसी माँ है तुम्हारी जो एक के बाद एक अजूबा काम करे जा रही है, जो माँ शब्द को सूट नहीं करता है ना। शादी भी करवा रही है, खुशी भी है, तो 22 साल की लड़की के लिए 33 साल का आदमी लाएगी वो? कि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। मैंने कहा था मत पड़ो इमोशनल के चक्कर में, काम अपना वो करो जो तुम्हारे को करना है। नेक्स्ट, मैं क्वेश्चन करूं या ना करूं, पर वीडियो पूरी देखती हूँ। क्या आपको कोई जानने वाला क्वेश्चन करता है और आपको पता लग जाए? नहीं, मतलब मैं सही बताऊं ना, मैं ऊपर का नाम जो रिपीटेडली क्वेश्चन करते हैं उनके तो फिर भी मुझे एक आध बार निगाह पड़ जाती है, जैसे आपका मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा याद सा होने लगा। लेकिन मैं ऊपर ज्यादा देखती नहीं कि किसने करा है कमेंट। तो मेरा कोई अपना जानने वाला भी करेगा तो मुझे नहीं लगता मुझे पता चलेगा। नेक्स्ट, हमारे ऊपर भी बहुत खर्चा हो रखा है, कर्जा हुआ होगा। मैं बड़ी मुश्किल से घर को चला रही हूँ, कर्जा देने के लिए पैसे हाथ बहुत टाइट हो जाता है, कैसे करके मैनेज करूं? बस हाथ टाइट ही रखो, सिंपल एक दिमाग में रखो, जहां से कमा सकती हो कमाओ, जहां से बचा सकती हो बचाओ। एक 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, ये मत सोचो कि इतने से में क्या होएगा, ऐसे ही बचेगा और ऐसे ही कमेगा। नेक्स्ट, हेलो मैम, मुझे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। कुछ ऐसा है घर में जिससे हम बदल नहीं सकते, यही सब दिमाग में चलता रहता है, रात को नींद नहीं आती, नींद की दवाई लेनी पड़ती है, क्या करूं मैम? अपना ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट करो। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जहन में कोई एक भी काम ऐसा ना आए कि जब वो उस काम को करता है तो वो पूरा दिमाग उसमें लगाना पड़ता है उसको, और मजा आता है उसे उस करने में। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि आप उस चीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, इसलिए वो और विकराल होती जा रही है। आप अपना ध्यान वहां से हटा के दूसरी चीज पर लगा दोगे, वो चीज अपने आप शॉर्टन हो जाएगी। कुछ भी क्रिएटिव ऐसा जिसमें आपका तन मन धन पूरा लगे कि हाँ भाई पूरे ध्यान से, तो आपका ध्यान जैसे ही हटेगा ना वो चीज आपके लिए छोटी हो जाएगी खुद ही। प्लीज हेल्प, मेरी जेठानी के 3 बच्चे हैं, उनकी पूरी फैमिली का खर्चा मेरे ससुर करते हैं। मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, पर अब मेरे ससुर मेरे हस्बैंड से भी पैसे लेते हैं, 3 लाख से ऊपर दे चुके हैं लास्ट 2 सालों में। वो भी मुझे बिना बताए, मुझे बाद में पता चला। मैं यही सोचकर टेंशन में रहती हूँ, पूरा दिन नेगेटिव रहता है। देखो, इसको ना आप मतलब अपने पति से बोलो कि मुझे देने में प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बता के दो, हमें पता होना चाहिए। और दूसरी चीज, जहां पर उनकी सबसे बड़ी जरूरत हो, सपोज करो हमें हेल्प करनी है, उनकी स्कूल की फीस है, ले लो एक जिम्मा कि भाई स्कूल की फीस हम देंगे, या हमें राशन भरवाना है, बेसिक राशन हम भरवाएंगे। कोई एक चीज पर्टिकुलर अपने ऊपर ले लो, अगर हेल्प करने की जरूरत है ही, अपने ससुर से यही बात कर लो, ठीक है? ऐसे नहीं कि बूरे की तरह दिए जा रहे हो दिए जा रहे हो, वो चीज ना कहीं गिनने में नहीं आती, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। तो ऐसे काम करो जिसमें मतलब कल को अगर कई साल बाद ये होगा तो ये तो होगा कि भाई बच्चे की पढ़ाई के पैसे छोटा भाई दे रहा था, या हमारी रसोई में राशन ये देता है, या हमारे दूध के पैसे ये देता है। कुछ एक फिक्स कर लो तो देना आपका जस्टिफाई हो जाएगा, ऐसा नहीं लगेगा कि करा ही क्या है, कोई ये नहीं कह पाएगा। मुझे ऐसा लगता है किसी की मदद करनी है ना तो पर्टिकुलर तरीके से करो, जो आपके अकाउंटेबिलिटी कुछ बने कि हाँ भाई इसने ये किया, या इतने सालों से हमारा ये खर्चा तो ये देता है, ऐसे तब दिक्कत नहीं है। सुनीता जी, मुझे तो आप सायरा बानो एक्ट्रेस जैसी लगती हैं, और सायरा बानो को देखती हूँ तो आपकी याद आ जाती है, सो ब्यूटीफुल एंड सो स्मार्ट। और मुझे आपके इस कमेंट से याद आई अपने सबसे बड़े भैया की।
वो कहते थे, मैं उनसे बहुत छोटी हूँ, वो कहते थे कि हमारी गुड़िया जब बड़ी होगी ना सायरा बानो जैसी लगा करेगी। तो वो ही मुझे याद आ गया आपके कमेंट को पढ़ के। नेक्स्ट, अरे दी मेरे साथ तो उल्टा हुआ, मेरी जेठानी का सास ने खूब साथ दिया, बच्चा पाला, उन्होंने जॉब की, मैंने सब अकेले किया, अपनी प्रेगनेंसी, बच्चा, पोस्टमार्टम सब खुद किया। मैं जॉब कर पाई, आज जेठानी फ्री है, बच्चा पल गया, समझदार हो गया, तो सास ज्यादातर मेरे पास रहती है। होता है ये भी, क्या ही करें। लेकिन पता है, आप हिसाब अगर मतलब सीधा बैठ के देखो, अगर आप अपने आप को ऐसे सोचो कि मैं भगवान हूं और मुझे फैसला करना है, तो आप किसको ज्यादा अच्छी चीजें दोगे, है ना। भाई सास अपने पॉइंट से गलती कर गई, लेकिन आप बिल्कुल ठीक चल रहे हो, उसका कहीं ना कहीं अच्छा फल आपको, आपके बच्चों को मिलेगा, मिलता है। नेक्स्ट, हेलो मैम, मुझे पैरालाइज एक साइड हो गया है, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 4 साल का, एक 3 साल का। 4 साल का बच्चा स्कूल जाना है और मैं बेड पर हूँ। ओफ, बहुत दुख हुआ मुझे सुन के। लेकिन देखो ये टाइम है, और पैरालाइज अब ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो सके, सही ट्रीटमेंट मिलेगा, आप ठीक हो जाओगी। लगभग 1 साल समझ लो आपको लग जाएगा रिकवर होने में। ठीक है, रही बात ये कि बच्चा स्कूल जाएगा एंड ऑल दैट, इतना स्ट्रेस मत लो, ये चीजें रिकवर की जा सकती हैं। पढ़ाई है, छोटी क्लास में 2-3 साल का आप कर सकते हो, एक में जब मर्ज करोगे। फिलहाल जो हो गया वो इम्पोर्टेंट है कि उससे आप रिकवर करो, पहले तो स्ट्रेस मत दो, क्योंकि पैरालाइज जो होता है ना, वो भी स्ट्रेस से ही होता है। बीपी सडनली फ्लक्चुएट होता है ना, तो स्ट्रेस मत लो। बच्चे का स्कूल है, इट्स ओके, हो जाएगा कवर, कोई दिक्कत नहीं होगी। चला जाता है तो भी ठीक है, 1 साल थोड़ी दिक्कत से चला जाएगा, कुछ ना कुछ व्यवस्था बन जाएगी। आप बस समय से दवाई लो, एक्सरसाइज करो जो डॉक्टर बताएगा, ठीक हो जाओ जल्दी से। नेक्स्ट, दे आपकी डिलीवरी स्टोरी शेयर करना। क्या शेयर करूं उसमें? जैसे होती है वैसे हुई है। नेक्स्ट, हेलो दी, आप बहुत अच्छा कर रहे हो हमारे लिए, थैंक्स अ लॉट। पिगमेंटेशन के लिए कुछ बता दो ना प्लीज। पिगमेंटेशन के लिए सबसे अच्छा होता है कच्चा आलू घिसो, साफ हो जाएगी। कच्चा आलू का रस, उसे कच्चे आलू को ना नेचुरल इरेजर कहा जाता है, आप सर्च करके देख लेना। तो मेरे एक बार हुई थी शादी से पहले नाक पर, और उसी से ही ऐसे 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 घिस के बिल्कुल साफ हो गई, मुझे पता भी नहीं चली। मुश्किल से, मतलब आलसी थी मैं इन चीजों में बहुत ज्यादा, 2 या 3 बार घिसा होगा बस। तो पिगमेंटेशन का एक तो जो अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, चैट जीपीटी पे जाओ, झाइयाँ क्यों होती हैं, आपको पता चल जाएगा कौन से पोषक तत्व की कमी से होती है। वो दूर किससे होंगे वो भी बता देगा, वो क्या क्या खाना है। और ऊपर से लगाने के लिए बेस्ट है आलू। जब सब्जी बनाती हो, आलू कसती हो, काटती हो, एक टुकड़ा लो, जरा सा घिस लो, सूख गया, 10 मिनट बाद वॉश कर दो, कुछ नहीं है, यूं ही हो जाता है। नेक्स्ट, दी आप हर एक एपिसोड में एक नया आउटफिट यूज करती हैं, कभी रिपीट नहीं करती हैं, ऐसे कैसे दी, और क्या करती हैं इतने सारे कपड़े, क्या यूज कपड़े रिटर्न हो जाते हैं? कई बार हो भी जाते हैं, क्योंकि ऐसा है ना, हमारा तो मॉडलिंग वाला काम सा हो गया एक तरीके से, पहन के दिखा रहे हैं, शूट कर रहे हैं, उसी टाइम हमने शूट भी कर लिया, कई बार ऐसे भी हो जाता है ना। और दूसरी चीज यही है, ऐसा नहीं है कि मैं कभी कपड़े रिपीट ही नहीं करती। मेरी नाइटी, नाइट सूट जो मैं ओकेजनली पहनती रहती हूँ, कई बार रिपीट भी होते हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं। लेकिन ये है कि जो दिन में पहना हुआ है, कोशिश ये रहती है कि चलो उसी में कर लेते हैं। नेक्स्ट, हेलो मैम, क्या बच्चे लेट कर भी पढ़ाई करते हैं? मेरा बेटा 5th क्लास में है, वो लेट कर लिखेगा, लेट कर ही लर्न करता है। अभी जब कल देखना मेरा ये व्लॉग ऑनलाइन में, फिजिक्स का स्टैटिस्टिक का एक वो चल रहा है चैप्टर, मैंने फोन में लगा के बच्चों को दे रखा था, और मैं गई हूँ तो आराध्या मस्त अपना एसी में दोहर वगैरह ओढ़ के, और वो वीडियो में ना जब मैंने क्लिप बनाई तो ऐसे लग रही है कि वो प्रॉपर सो रही है, और वो लेक्चर सुन रही थी अपना। तो वो पढ़ते हैं लेट के, सो के, लेकिन हाँ कहते हैं जी पोस्चर गलत है, ये वो। मैं तो अपना टाइम याद करती हूँ कि तो मजा आता था यार लेट के पढ़ने में, लिखने में, राइटिंग भी अच्छी आती थी कई बार। मुझे लगता है बीच में ऐसा नहीं हमेशा ही लेट के पढ़ रहे हैं, हमेशा ही, कभी बैठ के पढ़ लिए, कभी लेट के पढ़ लिए, कभी पलोती लगा के बैठ गए, कभी चेयर की तरह बैठ गए, चलता रहता है। कुल मिला के जो ये ऐसे करके यूं कंधे झुका के बैठते हैं ना, वहां सर्वाइकल की प्रॉब्लम का है दिक्कत। या आप लिख रहे हो और ऐसे करके, अगर आप ऐसे लेटे हो तो बढ़िया, वो एक्सरसाइज सी हो जाती है, भुजंगासन वाला, कमर में टिल्ट सा आता है, आराम मिलता है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है ज्यादा,
ये बस वो बना ही दिया कि सही पोस्चर, ये वो कुछ चीजों का ना ज्यादा ही हवा सा बना दिया है। सारी जिंदगी हमने लेट लूट के पढ़ते रहे, लेट के भी पढ़ लिए, बैठ के भी पढ़ लिए, कहीं भी कैसे ही पढ़ लिए, बस पढ़ ही लिए। लोग कहते थे मैं बस में पढ़ती थी, बस में मत पढ़ आंखें कमजोर हो जाएंगी, आंखें कमजोर है, कुछ नहीं हुआ। आंखें कमजोर हुई बाद में, फोन चला चला के एडिटिंग से हुई है, कुछ नहीं हुआ, वरना खूब पढ़ती थी मैं तो। एक किताब मेरी बस के नाम की थी कि मैं बस में चलते चलते पढ़ूंगी। तो इतना भी बेकार नहीं होता, भगवान ने बहुत बढ़िया ब्रांडेड शरीर बना के दिए हुए हैं। इतनी जल्दी कुछ होता नहीं इनका बिगड़ता, लेकिन कुछ चीजों का ना हाइपर वो कर दिया, लेट के पढ़ने से ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता। मस्त पढ़ने दो उसे, कभी लेट के पढ़ेंगे, कभी बैठ के पढ़, कभी पलोथी लगा के पढ़, बस सही रहे, पढ़ ले। लेकिन नेक्स्ट दी, मैंने रिसेंटली एक कोट पढ़ा था जिसमें एक वाइफ ने अपने हस्बैंड के लिए लिखा, मैं तुम्हारी हर मजबूरी समझती हूँ पर मेरे अंदर की प्रेमिका तुमसे नाराज है और हमेशा नाराज रहेगी। मेरा दिल छू गई ये बात कि आप क्या सोचती हैं इस बारे में, हस्बैंड वाइफ जिम्मेदारियों में प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता खो देते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है? हमने तो नहीं खोया। हाँ, हम तो मस्त अपना प्रेमी प्रेमिका वाला अभी भी है। क्यों क्यों खो जाती है प्रेमिका, क्यों नाराज है? वो सोच रही है प्रेमी उसके लिए गुलाब के फूल क्यों नहीं ला रहा, रे तुम ले जाओ खरीद के उसके लिए। उसके अंदर का प्रेमी कमजा हो गया, तुम्हारे अंदर की प्रेमिका अगर जगी हुई है तो तुम वो करो ना जो गर्लफ्रेंड करती है, उसके अंदर का प्रेमी भी अपने आप जग जाएगा। तो ये बात तो भाई अपने ऊपर है। कहते नहीं, वो शाहरुख खान ने कहता था किसी 2-3 पिक्चरों में, मेरा अकेले का प्यार तुम्हारे लिए बहुत काफी है। तो अगर चुलबुलापन एक के अंदर भी बचा हुआ है ना, तो आपका रिश्ता चटपटा बना रहेगा। क्यों आप भी बोर हो रहे हो? क्यों आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो चॉकलेट्स लाएगा, वो हार्ट बनाएगा एंड वो लॉन्ग ड्राइव पे ले जाएगा? अरे तुम्हारा जो मन है तुम उसके लिए कर दो, हो गया। डेट कोई यही थोड़ी कि पति लेके जाएगा डेट पे, तुम ले जाओ उसको। नहीं जा रहा, घर में कुछ बना के जलाओ कैंडल, तुम्हें कैंडल लाइट डिनर करनी है, तुम्हें फूल खरीदने हैं अपने लिए, खरीद के ले आओ, उसके हाथ पकड़ा दो जबरदस्ती के, ला भाई दे दो हमें। ऐसे मैं कहूँ ये करके देखो, कितना भी अनरोमांटिक आदमी होगा उसको हंसी आएगी कि भैया मेरी बीवी कितनी मतलब जिंदा दिल है, कुछ भी है, लेकिन वो हंस देगा। और एक टाइम आएगा कि वो भी ये सब चीजें एंजॉय करने लगेंगे, तो बस हो जाएगा भाई। तो ये प्रेमिका, भैया अगर प्रेमिका है हमारे अंदर तो उसे अपनी वाली को तो जिंदा रखो, उस वाले का तो तुम दूसरे का तो कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। मुझे नहीं लगता कि जिम्मेदारियों के बोझ तले प्रेमी प्रेमिका नहीं रह पाते, और रह सकते हैं। और अगर हम अरेंज मैरिज में रह सकते हैं तो लव मैरिज वालों को तो जरूरी रहना चाहिए। नेक्स्ट, हाय मैम, मैं परेशान हूँ मेरे बेटे को लेके, मैंने पहले भी क्वेश्चन किए थे, मैं सब करके देख रही हूँ पर फिर भी उसके स्कूल से कंप्लेन आ रही है, ही टॉकिंग टू मच इन क्लासरूम एंड नॉट अटेंटिव। पूरा डायरी फुल हो रहा है यही कंप्लेंट से। मैं उसको समझाई भी और मार के भी देख ली, कुछ काम नहीं आ रहा, पढ़ाई में भी अब वीक हो रहा है, क्लास 6 में है, आईसीएससी बोर्ड में, प्लीज हेल्प मी। उसकी तूफान की अवस्था शुरू हो चुकी है क्लास 6 में। पता है इसमें ना आपसे ज्यादा रोल, अगर भगवान से प्रार्थना करो उसके लाइफ में कोई ऐसा टीचर आ गया ना, ऐसे बच्चे बदलते हैं, इम्प्रेस होते हैं अपने साथ के। अगर या तो उनका कोई दोस्त ऐसा बन जाए या फिर टीचर, इस टाइम पे माँ बाप से ज्यादा इन्फ्लुएंस उन लोगों का होता है। भगवान से प्रार्थना करो कि इसे सद्बुद्धि दें। और दूसरी चीज पता है, घर में भी उसका फोन वगैरह वो जो है ना, थोड़ा सा मतलब हमें पता नहीं चलता, ये बहुत जो शॉर्ट्स और ये सब देखते हैं ना बच्चे, इंस्टाग्राम कंटेंट कुछ भी देख रहे हो, वो ऐसे 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 बोलिए, उनका ना टेम्पर बहुत ज्यादा हो जाता है, पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है, बहुत गलत असर पड़ता है इसका दिमाग पे। उस वजह से भी बच्चों की पूरी गलती नहीं है, वो कहीं ना कहीं मोबाइल फोन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब इसमें ना आपको मैं बताऊं मम्मियों वाला सीक्रेट है, ऐसे थोड़ा सा ना इमोशनल प्ले करना सीखो बच्चों के साथ। ऐसी कंडीशन में जब आपका एक होता है ना साम दाम दंड भेद, साम नहीं समझ में आया, दाम उसको आप ऑफर कर सकते हो कि अगर तू सही से रहेगा तेरे को ये दिलवा दूंगी, है ना। दंड आपने देख लिया, काम नहीं आया। अब भेद, भेद में उसके साथ किसी और का तो कर नहीं सकते, लेकिन भेद का कहीं ना कहीं एक सेंस वो भी होता है कि आप उसको मैनिपुलेट कर लो। तो थोड़ा सा इमोशनली अगर मैनिपुलेट करके हमारा बच्चा लाइन पे आ सकता है तो मुझे लगता है इसमें कोई गलती बात नहीं है। थोड़ा सा उसको इमोशनली अपनी बातों में करो कि हाँ बेटा मैं इतनी बेइज्जत होती हूँ, देख तेरी डायरी ऐसी भरी हुई है,
और जब तू छोटा था तो मेरे को ऐसा लगता था ये होगा, मतलब इस तरीके की बातें करो ताकि वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाए। धीरे धीरे अगर 19-20 भी असर हो गया तो सोचो कुछ तो होएगा, है ना। नेक्स्ट, आपकी लिपस्टिक बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल ड्रेस के कलर की। ये लास्ट टाइम कर रहे हो ना, लास्ट टाइम ना जो सूट पहना हुआ था, अब मेरी सारी लिपस्टिक साफ हो चुकी है सुबह से, तो वो यही कलर उसमें मिल रहा था। मैं लिपस्टिक उस टाइम लगाई नहीं थी, वो पूरे दिन का ऐसे ही था, जैसे आप काम करके बैठी हुई हूँ वैसे ही वो साफ हो गई थी, वो मेरे कहना चाहिए होंठों का ही कलर था शायद ऐसा। नेक्स्ट, आपकी मेरा क्वेश्चन पकड़ा और सोल्यूशन बताने की कोशिश करी, थैंक यू जी, वेलकम। नेक्स्ट, हाय दी, मैं आपकी फैन हूँ, मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, मैंने न्यू स्कूल ज्वाइन किया एज ए इंग्लिश टीचर, बट इस स्कूल में 15 दिन के बाद मेरी जूनियर क्लास दे दी, जबकि मैं पीजीटी टीचर हूँ। अब वो लोग मेरी गलती निकालकर परेशान करने लगे हैं, क्या करूँ। देखो, इसको ना सीखने का एक मौका मानो, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन कर जाओ इस चीज को, आपका कैलिबर बढ़ेगा, आपकी स्किल्स बढ़ेंगी। जो जो कमी निकालते जा रहे हैं ना उसको शांति से सुन लो और अगली बार उसको सुधारने की कोशिश करो, धीरे धीरे आप इम्प्रूव हो जाओगे इस चक्कर में, प्रेशर मत लो। नेक्स्ट, मैम मेरा क्वेश्चन है कि मैं लोगों के घर ज्यादा आती जाती नहीं हूँ, मीन्स रिलेटिव्स के यहाँ पर तीज त्योहार पर आना जाना होता है, इस बीच में जब भी रिलेटिव्स कहीं मिलते हैं तो अच्छे से मिलती हूँ, बात भी अच्छे से हो जाती है, पर सब आने के लिए पॉइंट आउट करते हैं ग्रुप में सबके सामने, मुझे थोड़ा अजीब लगता है, इस सिचुएशन में क्या करूँ। जब हमने नहीं जाने का डिसीजन लिया, हम कंफर्टेबल हैं ना जाके, ओकेजनली मिलना हमें पसंद है, ये हमारी चॉइस है, तो फिर उस चॉइस को डिफेंड करना भी हमें आना चाहिए, है ना। ऐसा ही शेड्यूल है मेरा, नहीं हो पाता, मैं कोशिश करती हूँ, बस ये कह के बात खत्म कर। अब वो कहें ही ना, ये उम्मीद मत करना, बस कहेंगी, लेकिन हमने डिसीजन अपने हिसाब से लिया है तो हम उसको जस्टिफाई करेंगे कि हमने क्यों लिया। चलो, नेक्स्ट है जी, मैं लेडीज को देखती हूँ कि वो अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय करती हैं, आई मीन डेली बाहर घूमना या फिर लेडीज के साथ गपशप करना। मेरी खुद की कजिन सिस्टर्स ने भी फ्रेंड्स बना रखी हैं एंड वो उनके साथ बहुत इंजॉय करती है, बट उन सब कजिन की MIL नहीं है, मतलब उनके ससुराल में कोई नहीं है, ओनली हस्बैंड वाइफ एंड बच्चे, और मैं वही हूँ जिसने बताया था कि मेरी सास इतनी टॉक्सिक है, मुझे आर की बहुत गंदी गंदी गाली देती है। मैं पूरा दिन घर के और बच्चों के काम में लगी रहती हूँ, इतना टाइम भी नहीं होता कि आधा घंटे छत पर ही चली जाऊं, पड़ोस में फ्रेंड्स भी नहीं बना सकते MIL के कारण, तो मुझे कभी कभी दूसरी लेडीज को देखकर बहुत जेलसी होती है कि सबके फ्रेंड्स हैं, सब अपनी लाइफ में एंजॉय करती हैं और एक मैं पूरा दिन घर में ही रहती हूँ और घर के काम ही करती रहती हूँ। तो दीदी, क्या मेरे लिए डेली रूटीन अपने में बिजी रहने वाला सही है या मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए, एंड थैंक यू इन एडवांस। पहली चीज, कंपैरिजन छोड़ दो, ये कोरा ज्ञान नहीं है, ये प्रैक्टिकल बता रही हूँ, कंपैरिजन छोड़ दो। जिनको देख के तुम्हें लग रहा है ना कि वो बहुत खुश हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, वो इंजॉय कर रही हैं, देखो देखने में ऐसे ही लगता है। मैंने ना इस चीज को, यहाँ चैनल शुरू करने से पहले हमारा भी एक ग्रुप था, हम लोग जाते थे, जैसे किट्टी में लोग जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं बाहर एंड एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, वो सब हो रहा है, खोखला है। अगर ट्रू वो करें ना, कोई नहीं है, वो सिर्फ इसीलिए होता है कि ताकि जैसे आपको लग रहा है ना देख के कि वो बहुत इंजॉय कर रही है, वो वही दिखाने के लिए ही होता है कि हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, एक्चुअली में घंटा इंजॉय हो रहा है, मैं सही बताऊं। केवल एक वो होता है कि भैया हम गए, एक तो सोशली हमने दिखा दिया कि देखो हम इंजॉय कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम इंजॉय कर रहे हैं, एक तो ये काम हो गया। दूसरा क्या है कि जी अच्छे अच्छे कपड़े जो हम, मतलब मेरा जैसे वो था कि ससुराल में हम लोग साड़ी बांध रहे हैं, स्कूल में एक वो डेकोरम है कि भाई वहां के हिसाब से कपड़े पहनने हैं, तो अगर हमें वेस्टर्न पहनना है या कुछ और अलग सा तैयार होना है तो हम कहाँ होंगे, तो जी वहां होंगे, मतलब मिलेंगे, सब खाना खाएंगे, 535 फोटो खींचेंगे एंड दैट्स इट, सिंपल सा वो था। अच्छा, रोज आप मतलब महीने में एक आध बार मिल रहे हो, ठीक है, आपकी हाई हेलो भी हो गई, दोस्ती भी हो जाती है, लेकिन वो दोस्ती ना यार एक बहुत है ऐसी ऊपरी सतह की दोस्ती है, टाइम पे काम आएंगे उनमें से कितने लोग, यू नेवर नो, ठीक है। तो जिसका अपना रीजन होगा या जो उसमें ग्रुप में जुड़ने से पहले आपका दोस्त है कुछ और है, वो शायद बने रहे, लेकिन बहुत कम होता है। तो ये देख के आप एक तो ये छोड़ दो कि सब इतना एंजॉय कर रहे हैं, कोई इतना एंजॉय नहीं कर रहा,
2 घंटे मैं तो देखती हूँ, 2 घंटे आप किसी के साथ बैठ के बात कर लो, है ना, बिल्कुल उसके मन की सुनते रहो, हाँ हाँ करके क्वेश्चन पूछ के उसके बारे में उसके मन की पूछ लो बस कि हाँ भाई सब ठीक है ये वो, अच्छे से। फिर देखो, हर आदमी के पास पुलिंदा निकलेगा कि वो किन किन बातों से परेशान है, ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। तो एक तो कंपैरिजन छोड़ दो कि ये मुझसे ज्यादा सुखी है वो मुझसे ज्यादा सुखी है, सुखी कोई नहीं है और सुखी सब है, एक ही जैसे हैं सब, बस कोई कहीं दिख रहा है कोई कहीं दिख रहा है। दूसरी चीज ये है कि आपकी सास ने आपके यहाँ पर घर में कलेश कर रखा है, आप घर के काम देखो, घर का काम मैनेज करके थोड़ा सा मैं कहूंगी बाहर ना जाओ, मी टाइम निकालने के लिए अपनी थोड़ा सा प्लानिंग करोगी घर के कामों में तो वो हो जाएगा। बाहर जाना, दोस्त बनाना, एंजॉय करना वो बिल्कुल थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जो कह रहे हो कि मैं आधा घंटा छत पे भी नहीं जा सकती ना, ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। इसको आप खत्म कर दो किसी भी कीमत पे कि हाँ भाई ये टाइम, अच्छा उसमें टाइम भी मत रखो कि 5 से 6, 5:30 से 5:30, किसी भी टाइम 24 घंटे में, लेकिन मैं आधे से 1 घंटा केवल और केवल अपने साथ बिताऊंगी। करो कोशिश, ये हो सकता है पॉसिबल। और फिर उस काम में आप करोगी क्या उस टाइम में, उसे भी सोचो और फिर उस काम को करना शुरू करो। ठीक है, खुशी ना अपने अंदर होती है, देखो जब आप अपने में रह लोगे, खुश कंटेंट फील कर लोगे तो फिर बाहर भी लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। जब तक ये सोचोगे कि मैं बाहर के लोगों से मिलूं, दोस्त बनाऊं, जाऊं तब मैं खुश रहूंगी, नहीं। पहले आप अकेले खुश रहना सीखो, फिर दोस्त बनाओ, ताकि आपकी खुशी उन पर डिपेंड ना करे। दोस्त कल को धोखा दे जाए फिर आप टूट जाओगे, ये मैं प्रैक्टिकल बता रही हूँ। जब दोस्तों में हम अपनी खुशी ढूंढते हैं, हमें लगता है कि ठीक है जो अपने रिश्तेदार नहीं हुए या हमारे पेरेंट्स नहीं हुए या हमारे इन लॉज नहीं हुए, ये दोस्त बहुत अच्छे हैं, वो दोस्त जब धोखा देते हैं ना, टूट जाते हैं। तो मैं इस चीज से गुजर चुकी, इसीलिए मेरे को लगता है कि फ्रेंडशिप से ज्यादा फर्जी रिश्ता जो है ना वो कोई है ही नहीं, और स्पेशली औरतों की फ्रेंडशिप सिर्फ और सिर्फ जरिया है कि बैठो बात करो चटपट करो फोटो खिंचवाओ, बस। तो इसके चक्कर में मत पड़ो कि ये होगा तो मैं खुश होंगी, कुछ नहीं होने वाला उसके बाद भी। अपने अंदर खुश रहना सीख लो, फिर पूरी दुनिया दोस्त है। ये और है, अभी भी मेरे दोस्त हैं, लेकिन वो वही है कि हैं ठीक है, वही वाला एक फिल्टर लगा हुआ दिमाग में कि भैया धोखा कोई भी दे सकता है, मेंटली मेकअप है माइंड, ऐसे रहो फिर पूरी दुनिया आपकी दोस्त है। नेक्स्ट, दीदी आपकी वीडियो से बहुत हेल्प मिली है मुझे, दोनों चैनल देखती हूँ, पर मैं दीदी मेरे 2 बेटे हैं, दोनों छोटे हैं, मैं जॉब करती हूँ घर भी संभालती हूँ, पति भी ऐसे हैं जैसे दोनों बेटे हरकतें करते हैं, छोटे हैं तो उनसे भी ज्यादा पागलपंती इंसान है। दीदी पहले बहुत टेंशन लेती थी इतने समझाने पर, अब आपकी वीडियो से बहुत हेल्प हुई है। मैंने आपसे बोला था मैं सिलाई करती हूँ पर मैं शहर में रहने लगी हूँ, तो यहाँ सिलाई कम आती थी, बट आपसे बोला था उसी दिन से 4 ब्लाउज डाल के गई थी, 2 लेडीज मैंने सिले, बहुत खुशी मिली मुझे, मुझे लगा आपने माता रानी से प्रार्थना की होगी मेरे लिए। आप माता रानी से बोलना मेरे सिलाई का काम भी अच्छा चले। देखो माता रानी से ना, माता रानी इसीलिए है, उनको सबका मेहनत दिखाई देती है, सबकी सुनती है वो। आप जो बिल्कुल दिल से करोगे ना काम, उसमें वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। नेक्स्ट, हाय दी, मेरी शादी को 21 साल हो गए, 3 साल से ननद बगल में आ गई है रहने के लिए, सास बहुत टॉक्सिक है, हस्बैंड मम्माज बॉय हैं, बस तो उनकी तो टीम हो गई। हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, खाना खर्चा दे देते हैं, एक बेटी है 11th में, 10th का रिजल्ट बहुत अच्छा आया 96%। बहुत टॉर्चर के बाद खाना 2 हजार से अलग बना रही हूँ। मेरे क्वेश्चन ये है कि शांति के लिए चुप रहती हूँ, सावन में सास पति को पैसे देती है कि मुझे दे, मैनिपुलेशन की वो बहुत अच्छी है, मुझे नहीं लेना, कैसे मना करूं जिसमें टेक्निकली करेक्ट दिखूं, जिसने सावन की खुशियां ही छीन ली तो सावन क्या, बेटे का खाना खुद बनाती है, शी इज 80+, लॉट्स ऑफ लव टू यू। आपको नहीं लेना, वहां आप टेक्निकली गलत हो जाओगी, वो टेक्निकली बढ़िया खेल रही है इसलिए वो दे रही है, ये बात है। तो आपको भी अगर टेक्निकली राइट होना है तो लेना पड़ेगा, बस ये है कि जैसे उनका देने का इस टाइम पे है, आपका भी देने का आएगा तब आप उन्हें दे देना। त्योहार तो दोनों तरीके के आते हैं, लेने से मना करोगी तो आप टेक्निकली गलत हो जाओगी। जब उनका देने का आए, यही पैसे आपको नहीं खर्च करने, रखे रखो,
इन्हीं का उठा के और मिला के उन्हें दे देना जब उनका नेक आए। नेक्स्ट मैम, मेरे क्वेश्चन है कि क्या रिश्ता बचाने के लिए गलती ना होने पर भी अपने ससुराल वालों से माफी मांगनी चाहिए और अपने मायके वालों से हाथ जोड़कर माफी मंगवानी चाहिए, तभी पति साथ रखे को तैयार हो और जेठ घर में घुसने दे? 1.5 साल से मायके में रह रही हूँ। देखो, डिपेंड करता है कि आपके लिए उस घर में लौटना, उस शादी में लौटना कितना इम्पोर्टेंट है। इस सवाल का जवाब उस पर डिपेंड करता है। अगर हमारे को लगता है कि हम उनके बिना रह सकते हैं तो गलत के आगे झुकने का कोई मतलब नहीं। और अगर हमें लग रहा है कि भैया वहां जाना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, वी कांट सर्वाइव, तो फिर ये है कि अगर माँ बाप भी हमारे चाह रहे हैं कि बेटा तू जा, हम माफी मांग लेंगे, उस मोड पे वो आ गए हैं अगर, फिर आप जाओगे। लेकिन इज्जत प्यार वो सब एक झटके में खत्म हो जाता है फिर। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि खत्म हो गया तो वापस नहीं आएगा। हो सकता है उसके बाद चीजें ठीक हो तो सही हो, लेकिन जो इतनी चढ़ी रखता है ना कि पहले माफी मांग तब आने दूंगी, वो फिर सारी जिंदगी आपको दबा के रखेगा, ये तो है। तो मैं हर क्वेश्चन में सोच के देखती हूँ कि ऐसी कंडीशन मेरे सामने आए तो मैं क्या करूंगी। तो वही उसी परसेप्शन से मैं आपको बताऊं कि मैं तो कभी ना करूंगी चीज। क्योंकि बात वो है, पति के घर जा रहे हैं, ऐसा पति फिर कैसे उससे मन मिलेगा, कैसे उसके साथ रहा जाएगा, बात ये है ना। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, 2 मंथ बैक मेरी मम्मी की हेल्थ खराब थी, वहां मैं 20 दिन रह के आई। मेरा भाई अनमैरिड है और वो उनके साथ अब वर्क फ्रॉम होम करके रह रहा है। वो बहुत टॉक्सिक लोग हैं। मैं रोज कॉल करती हूँ तो मम्मी मुझे हमेशा कंप्लेन करती रहती है। वो हमेशा बिलो द बेल्ट मजाक भी चलता है। मैं जब कॉल करती हूँ मुझे नेगेटिव फील होता है, बट मुझे ये पता है मम्मी डिप्रेशन में जा रही है। उनसे बात रोज करके मैं नेगेटिव फील कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? देखो, अगर वो डिप्रेशन में जा रही है, आपको तो एक्स्ट्रा पॉजिटिव होके या तो उनसे बात करो अगर उनकी मदद करनी है। लेकिन अगर उनकी बातों से आप खुद ही नेगेटिव फील कर रही हो तो वो तो सही होंगी नहीं। आप और अपने मेंटल वो ले लोगी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऐसे डिप्रेशन वाले से या नेगेटिव बातें करने वाले से ना बहुत स्ट्रांग हेडेड होकर बात करनी चाहिए कि हमारी पॉजिटिविटी उस पर असर कर जाए, बहुत बढ़िया, लेकिन एटलीस्ट उसकी नेगेटिविटी हम पे ना करे। तो उनसे जब बात किया करो, थोड़ा अपने आप में हिम्मत जोड़ के कि हाँ भाई ठीक है, वहां से कुछ इस तरीके का आने वाला है, तब बात किया करो। नहीं हो पा रहा तो मत करो बात। उनका जो होना है होएगा, वो आपको भी ले डूबेंगी, वो वाली चीज हो जाएगी। पहले अपना आपको मजबूत बनाओ। नेक्स्ट, राधे राधे दी, मैंने आपके वीडियो देखकर बहुत कुछ सीखा है। हाल ये 90% प्रॉब्लम मैं खुद ही सॉल्व करने लगी हूँ। ऐसे वीडियो बनाती रही, बहुत खुशी हुई जान के मुझे। थैंक यू दी, आप इतने बिजी रहते हो फिर भी हमें आंसर देते हो हमारे। जी, मुझे लगता है कि यहाँ पर बैठना वर्थ है। ये एक ऐसा काम है जो मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ किसी के लिए कर पाई। नेक्स्ट, मैं आपके तीनों चैनल देखती हूँ, मुझे आपकी सारी एडवाइस अच्छी लगती है और आपके वीडियो देखकर मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आ गई है। लॉट्स ऑफ लव। अगेन बहुत खुशी हुई मुझे सुन के। सुनीता जी, सिर्फ एक क्वेश्चन है मेरा। सब कहते हैं एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्या ये पॉसिबल है? जब यही नहीं तो रिश्ते कैसे? देखो, मैंने जीने की कला किताब में ये पढ़ा था कि रिश्तों में ना खुद को खर्च करना सीखो। रिश्तों में लेने नहीं देने जाओ तो कभी भी वो नहीं लगेगा कि धोखा, क्योंकि आप तो लेने गए ही नहीं थे, आप देने गए थे, आपने दे दिया। तन मन धन समय जो भी देना था, है ना। तो ये एक लाइन मुझे इतनी वो करी, और मान के चलो वो किताब मैंने कितनी बार पढ़ी होगी। ये लाइन ना अभी रिसेंटली मेरे को नजर आई, पिछले लगभग जब सीटेट था फरवरी के टाइम पे, पहली बार ये लाइन मैंने तब पढ़ी। पता ही नहीं वो क्यों नहीं देखी, या मुझे याद नहीं थी या क्या, कि रिश्तों में खुद को खर्च करना सीखो, फिर कभी दुख नहीं होगा। तो जब आप खर्च करते हो ना अपने आप को, बस मतलब आपके लिए रिश्ता मतलब कि हम देने जा रहे हैं, हम खर्च करने जा रहे हैं, फिर आपके एक्सपेक्टेशन अपने आप खत्म। कुछ मिल गया बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो बात खत्म। अब ये बात है कि रिश्ते क्यों हैं, कैसे हैं, मत रखो फिर, ये भी हो सकता है। फिर अकेलापन का चोटने लगता है, फिर सोशल प्रेशर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, कि भाई इसके तो किसी से भी नहीं पटती ये वो। तो ये मान के चलो कि अपने सोशल स्टेटस के लिए या फिर
आप आत्मग्लानि में न मर जाओ, इसके लिए आपको कुछ 4-5 लोग चाहिए अपने आसपास, 4-5 परिवार चाहिए, तो उनके साथ टेक्निकली ठीक रहने का जरिया है कि बस सही रखो और उसमें आपको गुस्सा ना आए, एक्सपेक्टेशन ना हो। उसकी बिल्कुल गोल्डन लाइन यही है कि रिश्तों में खुद को खर्च करो, तो कभी भी एक्सपेक्टेशन आएंगी ही नहीं। आप ये सोच के चलो कि मैं इस रिश्ते में क्या दे सकती हूँ, बस। नेक्स्ट, राधे राधे दी, आपने मेरा कमेंट रिपीट किया, उसका थैंक यू। सवाल तो बहुत होते हैं बट यहीं पर खुद से ही सोल्यूशन मिल जाता है, क्योंकि हम सभी लेडीज को ऐसी परेशानी आ ही जाती है। आपकी बातों से जीने का हौसला मिलता है, वाकई में अच्छा काम कर रही है जी। मुझे बहुत खुशी हुई जानकर, और इसी के साथ ये मैंने लास्ट कमेंट पढ़ लिया है। एपिसोड 222 हो गया पूरा। 2 बार मेरा हाथ ऐसे कुर्सी पे से ऐसे हो गया आज की वीडियो में। खैर, यहाँ पर एपिसोड खत्म हो रहा है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किसी के काम का लगे तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ना झिझकना, ना सोचना 2 क्षण के लिए, शेयर कर देना। क्या पता उसको मेरी कोई बात सुन के कोई राह मिल जाए अपनी उलझनों से निकलने की। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड नंबर 223 होएगा। ठीक, चलो बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।